हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कृपांशु सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉन्सेप्ट गुरु पर। आज हम लोग पुनः कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के आगे के क्वेश्चन लगाएंगे और उसमें तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो 12 को काटना है तो 2 छके 12 और 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3। आपको 15 को यहाँ काटना है तो 15 को काटेंगे 3 से कटेगा 3 बचे 15 और 5 एकम 5। और आपको 21 को काटना है तो 21 को काटेंगे तो आपको 3 से शुरू होगा, 3 सते 21 और 7 एकम 7। इसके अभाज्य गुणनखंड देखिए 12 के क्या हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के क्या हो गए 3 गुणे 5। मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ आपको पेड़ बनाने में आसानी रहेगी। और 21 का क्या हो गया 3 गुणे 7। आप देख रहे होंगे कि जो ये 3 है ये सब में है, मतलब कि HCF जो हुआ किसी भी संख्या जो तीनों में आई हो, तीनों अभाज्य तीनों में आई हो और उसकी न्यूनतम घात, तो 3 का न्यूनतम घात 1 है तो यानी HCF कितना हो जाएगा 3। LCM आपको निकालना है तो LCM जो तीनों में आया हुआ है उसे हम पहले लिखेंगे, जिसकी अधिकतम घात इसकी अधिकतम घात एक ही है तो 3 लेंगे। यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 गुणे कुछ छूट तो नहीं रहा 60 गुणे 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 7 42 420। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 420। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, तो अगर आप क्लास 6 7 बच्चों को भी बताया जाए तो ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ बारी आती है 17 23 29 की। तो 17 23 29, तो 17 अभाज्य गुणनखंड खुद है तो 17 का अगर कोई लिखना होगा तो 17 या तो वो खुद होगा या उसके साथ एक होगा। 23 जो होगा 23 तो वो खुद संख्या होगी और एक होगा, और 29 वो संख्या खुद होगी और एक होगा। तो इसमें कौन तीनों आ रहे हैं एक, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों अभाज्य संख्याओं का एक ही सारा गुणनखंड है वो है 1। उसके अलावा वो खुद अपने को डिवाइड करती हैं। HCF 1 हो जाएगा। LCM आपको ज्ञात करना है तो LCM आप कर देंगे 17 गुणे 23 गुणे 29। तो LCM आप इन तीनों का गुणा करके चाहे तो लिख सकते हैं, तो इसका आएगा 113 39, 113 39, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप मुझे उम्मीद है कि पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन तीसरा और है जिसे मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास बुक होगी, बुक से आप लोग होमवर्क को जरूर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न जो दिया है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। आपको ज्ञात करना है LCM 306 657 का। तो यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इसी से हम लोग उत्तर की जांच भी करते थे। तो दो संख्याएं कौन सी हैं 306 और 657। 306 गुणे 657 बराबर HCF दिया है आपका 9, LCM आपको ज्ञात करना है। तो आप LCM को उधर ही रखते हैं, 9 से इधर गुणा है तो इधर बुला लेते हैं, तो हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9 इज इक्वल टू LCM। इसको हम लोग सीधा थोड़ा लिख देते हैं LCM बराबर, अब यहाँ पे इसको लिख दीजिए 306 गुणे 657 बटा 9। 9 से देखते हैं कट जाता है तो काट देते हैं, 9 सते 63, 2 9 3 27, यानी 306 गुणे 73। LCM इसका आ जाएगा 22,338। शायद यही आपका आंसर है क्योंकि आपको LCM ही ज्ञात करना था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा।
ये आपका पांचवा प्रश्न है। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए। तो अगर हम 6 के पावर n लिखते हैं तो यहाँ पे सपोज करिए 6 के पावर 0 भी अगर लिखते हैं तो वो 6 के पावर 0 होता है 1, 6 के पावर लिखेंगे 1 तो आएगा 6, 6 के पावर 2 लिखेंगे तो आएगा 36। मतलब किसी भी कंडीशन में आप देखें लिखते चले जाएंगे अगर एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, तो कभी भी 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। रीजन क्या है कि 0 पर समाप्त होने के लिए एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 एक बार आने ही चाहिए। कम से कम, अधिकतम कितना बार आ सकता है, लेकिन कम से कम 2 और 5 एक बार आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, 6 के पावर n है तो हम 6 का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो ये आएगा 2 गुणे 3 का पावर n। तो लिखेंगे 2 के पावर n अलग अलग कर देंगे और 3 के पावर n। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। लेकिन अभी मैंने कहा कि 2 और 5 कम से कम एक बार उस अभाज्य गुणनखंड में होना अनिवार्य है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n है। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 के पावर 2 गुणे 5 का नियम का अनुसरण नहीं कर रही है, जबकि हम जानते हैं कि शून्य अंक आने के लिए गुणनखंड में कम से कम 2 गुणे 5 का होना आवश्यक है। अतः 6 के पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें भाषा थोड़ा सा ज्यादा है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा कि यह 2 गुणे 5 के नियम का अनुसरण नहीं कर रही है, जबकि हम जानते हैं कि 0 अंक आने के लिए गुणनखंड में कम से कम 2 गुणे 5 का होना आवश्यक है। तो अतः 6 के पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि 6वां क्वेश्चन है। वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, अभी आपको मैं 6वां क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ये है आज आपका आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन मैंने बताया था पहले ही कि भाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन ये होती है कि उस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। और यही अगर हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया तो हम व्याख्या कर लेंगे कि वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ प्लस का चिन्ह देखिए, दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है। इसमें क्या है, 13 कॉमन है तो 7 गुणे 11, 13 कॉमन था तो ऑलरेडी निकाल लिया और 13 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ। तो 13 और 11 सत्ते 77 और 1 78। 78 का फैक्टर अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 छः 78। 6 का भी फैक्टर कर सकते हो 2 गुणे 3। लेकिन अब यहीं से प्रूफ हो गया कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। आप खुद देख सकते हैं 13 तो है ही 6 और सपोज करिए एक हमने यहाँ इंक्लूड करिए, एक तो सबके साथ आता है तो एक कर लिया, तो ये प्रथम गुणनखंड, ये द्वितीय गुणनखंड और ये तृतीय, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो आप कह सकते हैं कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह
भाज्य संख्या होगी, अतः यह भाज्य संख्या होगी। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो आप देख ही रहे होंगे, अभी जैसे मैंने बताया कि दोनों प्लस का चिन्ह है, बीच में देख लीजिए दोनों में कौन कॉमन है। तो 5 यहाँ कॉमन है, तो आप करेंगे 7 गुणे 6, 5 तो कॉमन ही हो गया, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1। तो आप इसको गुणा करेंगे तो आएगा 5 गुणे 1009। तो इसमें भी देखिए 5 गुणे 1009 आया है, मतलब कि इसके भी दो से अधिक गुणनखंड है। सपोज करिए हम एक यहाँ ले लेते हैं, एक तो सबके साथ होता है। तो देखिए पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड और तीसरा गुणनखंड, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा गुणनखंड, मतलब यह भी एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसमें भी लिख देंगे कि इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझाने का तरीका जरूर समझ में आया होगा। अगर कुछ न समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं, और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर हमको इन्फॉर्म करें। उम्मीद है कि ये सब आपको गुणनखंड विधि समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और बचा हुआ है जो मैं कल करा दूंगा, और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए भी कल मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में अगर आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, जिससे कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। जय हिंद।